हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। माय नेम इज़ स्वातिसा और आज हम करने जा रहे हैं डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सेकंड ईयर का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट विच इज़ मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे यूनिट 1। टोटल 5 यूनिट हैं, जैसा आपको सभी को पता ही है। तो आज हम यूनिट 1 करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ मैथ्स स्टार्ट करने से पहले कि इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके एग्जांपल्स जो होंगे एक आध मैं आपको बता दूंगी, बट उसके और क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे और करने चाहिए भी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है तो आपको क्या लगता है बिना न्यूमेरिकल के थोड़ी ना होगा। इसमें बहुत से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछने को मिलेंगे, तो आपको पूरी प्रैक्टिस करके जाना है। थ्योरी थोड़ा कम आपसे पूछेंगे बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बाकी सभी यूनिट्स में आपको मैं बता दूंगी कौन कौन से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी कर लेना अच्छे से, वो आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 1 को, विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। कि क्या है मैथमेटिक्स, उसकी रीजनिंग क्या है, या उसके अंदर क्या क्या टर्म्स है, कैसे मैथमेटिक्स शुरू होता है, क्या क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन। कि जर्नलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, किस तरह हमें पता चलता है कि हम इस चीज़ को जर्नलाइज कर रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, हम पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, और साथ ही में इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, कैसे हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? देखो, मैथमेटिक्स शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से, राइट। हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, पहचानते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि इस चीज़ में मैथ्स है या नहीं, या उसे हम ऐसे इसी तरह पता कर पाते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं और उससे एक जनरल रूल निकालते हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे, उसे ऑब्जर्व किया और आपने देखा इसका तो एक रूल बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं 3, 6, 12, 24, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद क्या आएगा, तो आप क्या सोच रहोगे? आप पहले ध्यान से देखोगे कि 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा ऑब्जर्व करने से इस एग्जाम्पल को कि इसके अंदर मैथ्स आ रहा है, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से। हर एक पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर 12 को 2 से किया तो 24 आया। तो आगे हम क्या करेंगे? रूल बन गया हमारा कि हमें हर नंबर जो हमारा प्रीवियस नंबर है उसको डबल करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक जनरल रूल बना दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करके आगे का आंसर आएगा। तो इसी को कहते हैं कि हम यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ कर रहे हैं। सो इसलिए इसको कहते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जर्नल। कुछ स्पेसिफिक चीज़ है उससे जर्नल की तरफ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इन मैथमेटिक्स वी यूज दिस टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड फॉर्मुलेट इनिशियल आइडियाज़ या कंजक्चर्स डेट वी लेटर अटेम्प्ट टू प्रूव। कि इसके अंदर हम अगर कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि ये है कि नहीं, या ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, तो उससे हम इस इंडक्टिव रीजनिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ को, और फिर जनरल कर सकते हैं कि अच्छा इसमें तो ये होगा तो ऐसे होगा। यानी कि अगर टेबल की बात की जाए तो उसमें टेबल में क्या होता है, प्लस होता है सेम नंबर। ठीक है, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात कही है कि इसके अंदर हमें चीज़ों को पता कर सकते हैं, किसी पैटर्न को हम डिस्कवर कर सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग से। और कहीं ना कहीं ये है कि बाद में किसी चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, कि ट्रायंगल का इतने साइड्स होते हैं तो उसका एरिया इतना ही क्यों होता है, अगर वो प्रूव करना है तो उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमें इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पैटर्न रिकॉग्निशन। कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? देखो, पैटर्न रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रेगुलरिटी एंड कोहेरेंस इन डाटा। दिस इज फंडामेंटल टू ऑल साइंस एंड मैथमेटिक्स। किसी भी चीज़ को आप अगर देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ पैटर्न नज़र आ सकता है, और ये पैटर्न आपको
मेनली मैथ्स और साइंस की चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो किसी चीज़ में आपको दिख रहा है कि उसमें टू 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 प्लस हो रहा है, या आपको दिख रहा है इसके अंदर टू माइनस हो रहा है, फिर थ्री प्लस हो रहा है, फिर टू माइनस हो रहा है, फिर थ्री प्लस हो रहा है, ये एक पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया कि उसकी रेगुलरिटी क्या है या फिर कोहेरेंस उसका क्या है, तो उस डाटा को आपने पता किया, समझा। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मदद करती है? साइंस और मैथ्स में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अरिथमेटिक सीक्वेंसिंग की, तो इसके अंदर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही, यहाँ पे रही कि हर टर्म में जितने भी नंबर आगे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है बाय 5। ठीक है, 5 प्लस हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, पहले 5 था, उसमें 5 और प्लस हो गया 10 हो गया, 10 में 5 और प्लस हुआ 15 हो गया, 15 में 5 और प्लस हो गया 20 हो गया। तो हमने एक जनरलाइजेशन किया, हमने एक पैटर्न देखा कि इसमें ऐड हो रहा है 5। ठीक है, टू द प्रीवियस टर्म की पिछले टर्म में 5 ऐड होता जा रहा है। तो हमने एक रूल बना लिया कि चाहे कोई भी आगे नंबर हो उसके अंदर 5 तो प्लस होगा ही, चाहे नंबर कहीं तक भी जाए। ठीक है, तो हमने एक रूल बना लिया कि इसके अंदर 5 ऐड होगा, तो आगे आगे नंबर जो आगे आएगा उस वो 25 ही होगा, क्योंकि उसमें 5 ऐड होगा। हमारे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और पैटर्न को देखते हमने ये फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 100 टर्म विल बी फॉलो दिस रूल। चाहे ये 100वें नंबर ही हम क्यों ना चले जाएं, 100वें नंबर पे भी, पर रूल यही फॉलो होगा कि 5 इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। हमारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये है कि फॉर एग्जांपल 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है। तो इसके अंदर भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो है नंबर अपना डबल कर रहा है। जो 2 है वो उसका डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया हमारा 8, 8 का डबल हो गया 16। तो हमने एक जनरलाइजेशन निकाला कि ये जो नंबर है यहाँ पे पैटर्न आ रहा है वो है मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करो यानी डबल करो। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा आगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर इस हम जो ये वाला हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा सा रीकैप करें तो इसमें यही है कि स्पेसिफिक एग्जांपल से जनरल स्टेटमेंट बनाना, यही इंडक्टिव रीजनिंग है। लेकिन याद रखना है कि इंडक्टिव रीजनिंग से मिले हुए जितनी भी हमारी बातें हैं, जितने भी हमारे टर्म्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो गारंटीड ट्रूथ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक हमारा अच्छा गैस हो सकता है, इसे प्रूफ करना अभी बाकी है। ठीक है, इसे प्रूफ हम बाद में कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आगे जाके कोई पैटर्न चेंज हो जाए। ठीक है, आगे जाके चेंज हो जाए, तो ये प्रूफ नहीं है, बट हाँ इससे हम एक जनरल चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यही है कि पैटर्न क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको। आगे चलें, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के क्या स्ट्रक्चर है, उसके कुछ टर्म्स हैं, उनको हमें समझना है और जानना है। एक्सिम्स क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं और थ्योरम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि जो मैथमेटिक्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो कैसे एक सॉलिड फाउंडेशन पे खड़ा है। मैथमेटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई भी इधर उधर के फैक्ट्स हैं उन सबको ला के रख दिया मैथ्स बन गया, नहीं। इसके अंदर एक लॉजिक लगा है, एक लॉजिकल सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, फिर जाके एक रूल की तरफ गया है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके ना ये सिर्फ नहीं है कि बस हमने कुछ लाया, समझा और रख दिया। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फाउंडेशन पे खड़ा है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, एग्जाम्स, डेफिनेशंस, थ्योरम, जो ये प्रूफ करते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर कितना लॉजिक है और वो कितना एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिम्स। एग्जिम्स क्या होते हैं? एग्जिम्स ऑल्सो नॉन एज पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पूछा जाए एग्जिम्स बताओ तो आपको बताना है कि एग्जिम्स क्या होता है। और अगर आपको कहीं पूछा जाए पोस्टुलेट्स बताओ तो तब भी आपको यही समझना है कि एग्जिम्स पोस्टुलेट एक ही होता है। ठीक है, तो ये वो बेसिक ट्रूथ है जिन्हें हम बिना प्रूफ के एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे 2 पॉइंट्स के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सेल्फ एविडेंट है।
ठीक है, खुद ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, ये फैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a इज इक्वल टू बी है और हमने कहा कि b इज इक्वल टू सी है, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, हम खुद ही ये समझ जाएंगे कि a इज इक्वल टू सी भी तो है। ठीक है, यानी कि एक एप्पल है a, b भी एक एप्पल है, दोनों इक्वल है। b एक एप्पल है और c भी एक एप्पल है, दोनों इक्वल है। तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि a और c भी तो दोनों एक एप्पल ही हैं। तो वही बात है। तो यही होते हैं एक्सिम्स। Axioms are basic assumptions or statements that are accepted as true without proof। इसको प्रूफ नहीं किया गया है, हमें पता है कि सच ही है। ठीक है, हमें पता ही, अब कोई बेवकूफ़ी होगा ना कि अगर मान लो यहाँ पे ए का नाम भी मैं ही हूँ, बी का नाम भी मैं ही हूँ, बी मैं ही हूँ और सी भी मैं ही हूँ, तो ये कॉमन सेंस है कि ए और सी भी मैं ही हूँ। ठीक है, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं जो एग्जिम्स होते हैं वो एक अजम्पशंस हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये सच है, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ किसको करेंगे आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में हम कितनी सीधी रेखा बना सकते हैं, तो एक ही बना सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, इससे निकलेगी यहाँ पे एक रेखा तो इसकी एक अलग पॉइंट होगी, तो ये भी एक ट्रूथ ही है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ही रहता है। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको बताना होगा। एग्जाम्स में पूछते हैं कि मैक्सिम क्या डेफिनेशन क्या होती है और थ्योरम्स क्या होती हैं, तो ये सब आपको बताना है, अच्छे से समझाना है एग्जाम्पल्स के साथ। जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, इसको और अच्छे से लिख देना। ठीक है, आगे है डेफिनेशंस। मैथ्स के अंदर भी डेफिनेशंस होते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होते हैं, हर टर्म का प्रीवियस मीनिंग है। जैसे इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ये क्या है, डेफिनेशन है। राइट, किसी भी चीज़ को अगर हम बोल के समझा पा रहे हैं, लैंग्वेज में समझा पा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं हम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स को एक मीनिंग देना, एक लाइन में एक मीनिंग बता देना, लिख देना लैंग्वेज की हेल्प से, डेफिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया, एन इवन इंटीजर इज एन इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विद नो रिमाइंडर। तो इवन नंबर वो होता है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये क्या है, ये डेफिनेशन बोली मैंने अभी किसी टर्म को समझाने के लिए, इवन नंबर को समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन बोली। ठीक है, तो वी मस्ट एग्री ऑन डेफिनेशंस टू हैव अ कोहेरेंट कन्वर्सेशन। ठीक है, हम एग्री रहते हैं कि हाँ हाँ सच बोला आपने, बिल्कुल सच बोला। ठीक है, आगे देखें, आगे है थ्योरम्स। थ्योरम्स ये वो बड़े स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम लॉजिकली प्रूव करते हैं एग्जिम्स और डेफिनेशन का यूज़ करके। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इसके जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, डिडक्टिव में हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो बड़े स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम लॉजिकली प्रूफ करते हैं कोई चीज़, किसी भी चीज़ को हम लॉजिकली प्रूफ कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम हेल्प किसकी लेते हैं, एग्जिम्स और डेफिनेशंस की हेल्प लेते हैं या यूज़ करते हैं हम उसको भी। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक डिडक्टिव प्रोसेस है, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके पूछ लेना। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से अलग होता है। डिडक्टिव रीजनिंग गारंटी देता है कि अगर आपके जो स्टार्टिंग प्रेमिसेस है वो सही हैं तो कंक्लूज़न भी 100% सही ही होगा। यानी कि अगर आपके जो रूल्स वगैरह है वो सब सही हैं, आपने जो पहले जो समझा है, पढ़ा है, जो देखा है वो सब सही है, तो आपका जो कंक्लूज़न निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो भी सही ही होगा। आपकी जो लॉजिक निकलेंगी, जो आप थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हो वो भी सही ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो एक
एक्सिम है हमारा कि ऑल स्क्वायर्स हैव 4 साइड्स। कोई भी स्क्वायर है उसका 4 साइड ही होता है, ठीक है, सबको पता है। इसलिए एक्सिम है कि जनरल स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली हमको पता है कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक केस दे दिया जहाँ पे एक शेप एक्स है जो कि एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई शेप, तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसका जो साइड्स होंगे वो 4 ही होंगे क्योंकि वो स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिडक्टिव रीजनिंग का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है वैलिडेशन प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि कैसे कुछ मैथमेटिकल के अलग अलग टर्म्स है उसको जानना है। तो यहाँ पे है हमारा कंजक्चर्स। कंजक्चर्स क्या होते हैं? तो a conjecture is an educated guess or statement believed to be true based on inductive reasoning and pattern recognition but which has not yet been formally proven or disproven। यानी conjectures वो होते हैं जो एक स्टेटमेंट होते हैं कि अच्छा ये चीज़ है बट वो अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो सच में ऐसा है, कि मतलब लॉजिक के द्वारा वो सब प्रूव नहीं हुआ है, ना ही वो डिसप्रूव हुआ है अभी तक, ठीक है। तो उनको कंजक्चर कहते हैं। अब हम अपने कंजक्चर को वैलिडेट कैसे करें, ठीक है। तो अगर कोई भी कंजक्चर है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक तो प्रूफ के साथ और एक काउंटर एग्जांपल्स के साथ, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कंजक्चर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी लाइन जो कि हमने अभी मानी है क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल से देखा है कि हाँ ये चीज़ है, दिख रही है, बट ये अभी प्रूफ नहीं किया है और ना ही उसको डिसप्रूव किया है, ठीक है, और ना ही इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल भी मिला है जो उसको डिसप्रूव कर पाए, तो वो लाइन्स कंजक्चर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है? ये एक एयर टाइट मजबूत लॉजिकल आर्गुमेंट है जो दिखाता है कि स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। ये मैथ्स में वैलिडेशन का सबसे हाई स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट प्रूफ या फिर प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन जैसे मेथड्स का यूज़ करके चीज़ों को प्रूफ करता है। यानी कि अ प्रूफ प्रोवाइड सर्टेनिटी, वंस प्रूवन अ थ्योरम इज ट्रू फॉर एवर। ये पूरी मदद करता है कि जो आपने कहा है, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उसको आप प्रूफ करो, और जब वो प्रूफ हो जाता है तो थ्योरम है वो ट्रू हो जाता है हमेशा के लिए, कि अब ये तो सच्चाई है। आपने पढ़ा भी होगा ना 10th तक तो, ठीक है। तो वही ये कुछ आपके टाइप से प्रूफ करने के लिए आप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कर सकते हो, इसका मेथड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप प्रूफ बाय इंडक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करेंगे। यानी कि अगर कोई जर्नल स्टेटमेंट बोलता है कि सब कुछ ऐसा होता है और आपको बस एक एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ वो बात झूठ निकल जाए, तो वो पूरा स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता है। एक एग्जाम्पल को काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है। मान लो आपने कोई भी अपने घर में कोई बात बोली, ठीक है, आपने बोला कि अरे ये चीज़ ये ऐसे होगी, बट वहीं दूसरी जगह आपके कोई भाई बहन उन्होंने बोल दिया, आपको एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जहाँ पे आप गलत हो उस चीज़ में, तो क्या होगा? वो जो एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को कहेंगे काउंटर एग्जाम्पल, जिसने आपकी बात को गलत ठहरा दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है कि स्टेटमेंट एक दिया है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड होंगे, ठीक है। वहीं पे किसी ने आया और एक मैथमेटिशियन आया, उसने बहुत खोज की और उसने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि द नंबर टू, टू इज़ अ प्राइम नंबर बट इट इज़ एन इवन नंबर। तो जिसने बोला था, जिसने स्टेटमेंट दी थी कि भाई सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, वो गलत साबित हुआ। और किस स्टेटमेंट से, कौन से एग्जाम्पल से गलत साबित हुआ? इस एग्जाम्पल से, कि टू के एग्जाम्पल से। तो इस टू के एग्जाम्पल को कहा गया काउंटर एग्जाम्पल, जिसने एक स्टेटमेंट को ही गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि काउंटर एग्जाम्पल किससे कहते हैं, या कब किस सिचुएशन में कोई एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस जो हमारा एक जर्नल स्टेटमेंट था इसको गलत ठहरा दिया, इसको इनवैलिड कर दिया इस एग्जाम्पल ने। तो इस एग्जाम्पल को एक हमने पोस्ट दे दी काउंटर एग्जाम्पल की, एक उपाधि दे दी काउंटर एग्जाम्पल की, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चले, हमने ये सभी टर्म्स को अच्छे से समझ लिया, क्या है, कैसे कैसे नहीं है, ठीक है। आगे है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स।
अ प्रोसेस कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है मैथमेटिक्स में, क्या है, क्यों, कैसे यूज़ होता है और ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम ऐसे समझेंगे कि देखो, मैथ्स सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और साथ ही में क्रिएटिवली सोचना है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें पहले प्रॉब्लम को समझना, फिर एक प्लान बनाना, यानी कोई डायग्राम बना के समझना, चीज़ों को छोटी छोटी टुकड़ों में समझना, स्मॉल वैल्यूज़ में चेक करना, उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना और फिर फाइनल आंसर को चेक करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही है कि हमने कि सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज अ स्ट्रक्चर एक्टिविटी, नॉट जस्ट अप्लाइंग रैंडम फार्मूलाज। कोई भी रैंडम फार्मूला अप्लाई करना मैथमेटिक्स नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, फिर हम कोई चीज़ करते हैं। ठीक, इसको कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक राइट प्लान बनाते हैं और उसको प्लान को हम देखते हैं, उस प्लान के अंदर हम कुछ डायग्राम्स रखते हैं, फाइंडिंग अ पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस प्लान को कैरी आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आया वो सही है या गलत है। उस सॉल्यूशन को रीचेक करते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर ओरिजिनल प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे, उसके हम सेंसिबल आंसर निकाल पाते हैं। तो यही है कि दिस सिस्टमेटिक अप्रोच इज़ क्रूशियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, हेल्पफुल भी है। ठीक है, आगे है क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। कैसे मैथमेटिक्स में हम क्रिएटिव बन सकते हैं, रह सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स हमें बहुत कुछ सिखाता है, वो रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता है और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सिखाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स में ना हम सब रिजिड नहीं रह सकते कि एक ही तरीके की चीज़ें करनी है, एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिएटिव है, इसलिए इसके ना क्रिएटिव थिंकिंग लगाओगे तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे आपको फॉर्मूलाज मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हों, इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये आपको नए रास्ते दिखाते हैं। जब आप एक मेथड में स्टक हो जाते हो तो क्रिएटिविटी आपको बोलता है डिफरेंट अप्रोच को ट्राई करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन का यूज़ करता है और अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्स यूज़ कर लिया, टेबल्स यूज़ कर लिया, इक्वेशंस यूज़ कर लिया और उसके बाद और कंसेप्ट्स के बीच में आपको कनेक्शन बनाने को कहता है, और इसके बाद ही आप एक अच्छे ग्रेट मैथमेटिशियन कहलाते हो, जो कि बहुत ही क्रिएटिव होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इंट्यूशन। ठीक है, कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है कि वो करना चाहिए, करना चाहिए, तो इंसाइटफुल आप रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए आप तत्पर रहते हो, फ्लेक्सिबल रहते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस को ट्राई करने के लिए, और विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होता है। ग्राफ में, मॉडल्स में, डायग्राम्स में आप चीज़ों को रख के समझते हो और क्या कनेक्शन बिल्ड करते हो नई नई चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में उनके आंसर्स निकालने के लिए। तभी तो आप एक अच्छे ग्रेट मैथमेटिशियन कहलाओगे, एक क्रिएटिव इंडिविजुअल कहलाओगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है यूनिट 1 मैथमेटिक्स का। यूनिट 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एक ब्रिज है जिसमें आपको बेसिक मैथ्स और एडवांस डिस्कवरी के बीच में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये आपको लॉजिकली बहुत सारी टर्म्स को क्या है, क्यों है, किसे समझने में मदद करेगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे थ्योरी के फॉर्म में कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो इसको अच्छे से समझ लेना उन सब टर्म्स को विद एग्जांपल्स भी। बिना एग्जाम्पल के कोई भी आंसर मत लिखना, नहीं तो मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी ऐसे वीडियोस आएँ, आपको हेल्प मिले। नोट्स भी आपको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आप इंस्टा वगैरह सब पे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी। और एग्ज़ाम के बाद मुझे एग्ज़ाम की PDF बना के, यानी क्वेश्चन पेपर का PDF या क्वेश्चन पेपर के फ़ोटोज़ ज़रूर भेजना ताकि मैं भी देखूँ कैसे क्वेश्चंस आए हैं और भी बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिट 2 की
ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और हमेशा अच्छा करो अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, सी यू।